दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनका साइज नक्शों पर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उनका कंट्रोल जिसके पास भी होता है उसके हाथ में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी होती है। ऐसी एक जगह है लगभग 29 किलोमीटर चौड़ी, एक समुद्री पट्टी जिसका नाम है बाब-अल मंदेब। हर दिन इस स्ट्रेट से दुनिया का 10 से 12% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। लाखों बैरल्स क्रूड ऑयल ट्रांजिट होता है और $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की गुड्स ईयरली मूव होती हैं। जुलाई 2026 में ईरान बैक्ड हुतीज ने इस स्ट्रेट को इफेक्टिवली चोक कर दिया। सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट एक नावल ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया गया। टैंकर्स वापस मुड़ने लगे और दुनिया के दो सबसे क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट्स हरमूज और बाब-अल मंदेब दोनों एक साथ अंडर थ्रेट हैं। ये स्ट्रेट्स दशकों से बार बार टेंशन, ब्लॉकेज और मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस का सेंटर बन रहे हैं, और जब भी यहाँ हलचल होती है इसका असर सीधा आपके घर तक, पेट्रोल के दाम से लेकर रोज़मर्रा के सामान तक पहुँचता है। आज हम समझेंगे बाब-अल मंदेब है क्या, वर्ल्ड ट्रेड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हुती रिबल्स का इसमें रोल क्या है, ईरान का क्या कनेक्शन है, यहाँ बार बार क्राइसिस क्यों बनता है और आगे इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। बाब-अल मंदेब का अरबिक में मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स, यानी हिंदी में कहें तो आंसुओं का दरवाज़ा। सदियों से ये नाम इसके खतरनाक समुद्री रास्ते और स्टॉर्म्स की वजह से पड़ा है। ये एक नैरो सी स्टेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसके एक साइड है यमन और दूसरी साइड है जिबूती और अर्टिया यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल। इसकी विड्थ सिर्फ 29 किलोमीटर के आसपास है, मतलब बहुत ही नैरो पॉइंट है, और यही वजह है कि इसको कंट्रोल करना स्ट्रैटेजिकली बहुत ही पावरफुल पोजीशन देता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर कोई शिप यूरोप से एशिया जानी है या एशिया से यूरोप, तो उसे सूज कैनाल से होकर गुजरना पड़ता है, और सूज कैनाल तक पहुंचने के लिए शिप को पहले इस बाब-अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। रूट कुछ ऐसा दिखता है: एशिया, इंडियन ओशियन, बाब-अल मंदेब स्ट्रेट, रेड सी, सूज कैनाल, मेडिटेरियन सी एंड देन यूरोप। ये स्ट्रेट दुनिया के सबसे बिजी और स्ट्रैटेजिक शिपिंग रूट्स में से एक है। यहाँ से रोज 60 से 80 शिप्स गुजरते हैं और लाखों बैरल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांजिट करते हैं मिडल ईस्ट से यूरोप और अमेरिका जाते हुए। एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, कुछ रिपोर्ट्स 30 लाख, कुछ 80-90 लाख बैरल तक बताते हैं, डिपेंड ऑन साल और डेटा सोर्स। अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाए तो शिप्स को एक बहुत ही लंबा अल्टरनेटिव रास्ता लेना पड़ता है। अफ्रीका के अराउंड केप ऑफ गुड होप से होके इसमें एक्स्ट्रा 10 से 14 दिन लग जाते हैं, और एक शिप के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट 5 लाख से $1-2 मिलियन तक हो सकती है। इससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, ऑयल प्राइस ग्लोबली स्पाइक कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स शिप के लिए बहुत महंगे हो जाते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, जिसका असर आपके घर तक, डेली गुड्स की प्राइसिंग तक पहुंच सकता है। हिस्ट्री में जब भी रेड सी में टेंशन बढ़ी है, मेजर शिपिंग कंपनीज ने अपना रूट ही चेंज कर दिया है, जो बताता है कि इस छोटी सी जगह का असर कितना बड़ा हो सकता है। हुतीज एक आर्म्ड ग्रुप है जो यमन में बेस्ड है, और उसका कंट्रोल यमन के बड़े हिस्से पर है, इंक्लूडिंग एरियाज जो डायरेक्टली बाब-अल मंदेब के कोस्ट लाइन के पास हैं। ये ग्रुप टेक्निकली यमन के इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और सालों से सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन के साथ कन्फ्लिक्ट में रहा है। जब भी रीजन में लार्जर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो इजराइल से जुड़े हों या सऊदी अरेबिया से, हुतीज ने बार बार अपनी जियोग्राफी का इस्तेमाल करके रेड सी शिपिंग को एक लेवरेज टूल की तरह यूज किया है। نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر। उन्होंने शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी मेजर शिपिंग कंपनीज ने अपना रूट ही चेंज कर दिया। अक्सर देखा गया है कि इनके टारगेट्स बदलते रहते हैं, कभी इजराइल लिंक्ड शिप्स, कभी सऊदी ऑयल टैंकर्स, लेकिन तरीका सेम रहता है: नावल ब्लॉकेड की धमकी और फिर उस पर डायरेक्ट अटैक्स, जिससे टैंकर्स बीच रास्ते में ही वापस मुड़ने लगते हैं और बाब-अल मंदेब से ट्रैफिक में गिरावट आ जाती है। अब यहां आता है ईरान का एंगल। हुतीज को वाइडली ईरान का रीजनल एलाय माना जाता है, जो उन्हें वेपन्स, मिसाइल्स और ड्रोन सप्लाई करता है। हालांकि ईरान और हुतीज दोनों ऑफिशियली इसे डिनाई करते हैं, लेकिन बिगर पिक्चर ये है कि अभी यूएस और ईरान के बीच एक वॉर चल रही है, जो फरवरी 2026 में यूएस इजराइल के
ईरान पर स्ट्राइक करने के बाद शुरू हुई थी। उसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉकेड कर दिया। ये वही स्ट्रेट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रांजिट होता है। ईरान बैक्ड ग्रुप्स, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज और इराक के मिलिशियाज, इनका एक रिकरिंग स्ट्रेटेजिक पैटर्न रहा है एक कंबाइंड सिक्योरिटी बेल्ट बनाने की कोशिश, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से लेकर बबल मंदेब तक फैला है। मतलब दुनिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चौक पॉइंट्स, दोनों को एक ही साइड से स्क्वीज करने की कोशिश। ईरान के लिए ये एक परफेक्ट प्रेशर पॉइंट भी है। रेड सी अटैक से ग्लोबल इकोनॉमी हर्ट होती है, यूएस डिस्ट्रैक्शन होता है, सऊदी अरेबिया वीकेंड लगता है और ईरान ज़्यादा पावरफुल दिखता है। और जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो ईरान को खुद भी ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगता है। बबल मंदेब और उसके आसपास का रीजन एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। जब भी कोई बड़ा रीजनल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, इजराइल गाजा हो या यूएस ईरान टेंशन हो, हूतीज अपनी जियोग्राफिक पोजीशन का इस्तेमाल करके शिपिंग को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। टैंकर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स होते हैं। कभी कभी VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स जैसे बड़े शिप्स को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके जवाब में सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल शिपमेंट्स के लिए अल्टरनेटिव रूट्स जैसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस्तेमाल करता है। ईरान अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर भी साइमल्टेनियसली प्रेशर बनाए रखता है। यूएस नेवी और इंटरनेशनल अलाइज रेड सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि कमर्शियल शिपिंग कंटिन्यू रह सके। जब ये दो चौक पॉइंट हरमुज और बबल मंदेब एक साथ डिस्टर्ब होते हैं तो ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही रेयर और डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। सऊदी अरेबिया इसके लिए खास तौर पर महंगा सौदा साबित हुआ है। 2015 में शुरू हुआ ये कन्फ्लिक्ट एक डेकेड से ज़्यादा समय तक चल चुका है। एस्टिमेट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया इस पर 200 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है, लेकिन हूतीज अभी भी यमन के बड़े पॉपुलेटेड हिस्सों पर कंट्रोल रखे हुए हैं। ये इसके क्राउन प्रिंस MBS के अपने विजन 2030 प्लान के भी अगेंस्ट जाता है, जिनका मकसद सऊदी अरेबिया को एक मॉडर्न डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाना है, ना कि एक एंडलेस वॉर में रिसोर्सेज झोंकना। यही वजह थी कि मार्च 2023 में चाइना की मीडिएशन से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच एक हिस्टोरिक नॉर्मलाइजेशन डील हुई। दोनों देश डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करने को राजी हुए। मतलब सऊदी इस कन्फ्लिक्ट से थक चुका है और एग्जिट करना चाहता है, लेकिन हूतीज इस बीच में और ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। अब बात करते हैं पॉसिबल सिनेरियोज की। याद रहे ये सब एनालिसिस हैं, गारंटी नहीं है। सिनेरियो 1, एस्केलेशंस कंटिन्यू होता है। अगर हूतीज अटैक्स जारी रखते हैं तो सऊदी अरेबिया और उसके एलाइज मतलब यूएस और उसके सपोर्ट के लोग एक मिलिट्री रिस्पांस दे सकते हैं, जैसा इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स में पहले भी देखा गया है, जब तक हूतीज पीछे नहीं हटते। सिनेरियो 2, डिप्लोमेटिक डीएस्केलेशन। अगर यूएस ईरान के बीच कोई नया सीजफायर या अंडरस्टैंडिंग बनता है तो हूतीज भी अपने अटैक रोक सकते हैं, क्योंकि उनका एक्शन ऑफन ईरान के ब्रॉडर स्ट्रैटेजी से लिंक्ड होता है। अब आते हैं सिनेरियो 3 पे, प्रोलॉन्ग ब्लॉकेड। ऑयल प्राइस शॉक हो जाएगा। अगर दोनों चौक पॉइंट्स हरमुज और बबल मंदेब लंबे समय तक डिस्टर्ब रहते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइस में शार्प स्पाइक आ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, जैसा कि हम ईरान और इजराइल के फाइट के बाद इन चीज़ों को देख भी चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया जैसी कंट्रीज जो बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करती है। सिनेरियो 4, इंटरनेशनल इंटरवेंशन। यूएस और एलाइज एक नया मल्टीनेशनल नावल मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जैसा पहले रेड सी में किया गया था, ताकि कमर्शियल शिपिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके। कौन सा सिनेरियो होगा ये तो डिपेंड करता है ईरान की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन, सऊदी अरेबिया के रिस्पॉन्स और यूएस की इन्वॉल्वमेंट का लेवल। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मिडल ईस्ट से ही आता है। अगर हरमुज और बबल मंदेब दोनों रूट्स लंबे समय तक डिस्टर्ब रहते हैं तो फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने लगता है, इंपोर्ट्स बिल बढ़ सकता है, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। इंडिया अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को रशिया, यूएस, अफ्रीका जैसे सोर्सेज को और तेज कर सकता है। स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन में अपनी नावल प्रेजेंस मेंटेन करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ट्रेड रूट्स सिक्योर रहे। इसी वजह से इंडिया ने 2019 से ऑपरेशन संकल्प चलाया हुआ है। इस रीजन में डिप्लॉय होने वाले शिप्स में शामिल हैं INS विशाखापट्टनम, INS चेन्नई, INS कोचीन और INS सुमेधा, साथ ही P-81 पॉइजन मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट।
इनका काम है इंडियन मर्चेंट वेसल को एस्कॉर्ट करना, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि फ्रेंडली नेशंस के शिप्स के लिए भी। यहाँ इंडिया का अप्रोच काफ़ी कैलकुलेटेड रहा है। यूएस लेड नावल कोलिशन में ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करना, लेकिन कोऑर्डिनेशन ज़रूर करना। ईरान को एंटागोनाइज नहीं करना, लेकिन अपने शिप्स को प्रोटेक्ट ज़रूर करना। ये सिर्फ एक मिडल ईस्ट का मसला नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक बैलेंस से भी है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक हिस्सा अक्सर इग्नोर हो जाता है, वो है समुद्र के सतह के नीचे। दुनिया का लगभग 99% इंटरनेट डेटा अंडर सी केबल से ट्रैवल करता है। आपका व्हाट्सएप मैसेज, बैंक ट्रांजैक्शन या नेटफ्लिक्स स्ट्रीम सब इन केबल्स पर डिपेंडेंट है। और रेड सी से 15 से 18 मेजर अंडर सी केबल्स गुजरती हैं जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती हैं। एक बार फरवरी 2024 में इस रीजन में 4 मेजर केबल डैमेज हुई थी। Internet connectivity has been severely disrupted in several countries across South Asia and West Asia due to a series of undersea cable outages in the Red Sea. 3 internet cables were cut afterwards. Now, most maritime experts believe it was an accident that the cables were damaged as the ship drifted. ऑफिशियली बताया गया कि एक हुती हिट शिप का एंकर समुद्र के तल पर घिसटते हुए इन केबल्स को कट कर गया, जिससे रीजन का 25% टेलीकॉम ट्रैफिक अफेक्ट हुआ। हुतीज ने केबल टारगेट करने से इनकार किया, लेकिन टाइमिंग ज़रूर नोटेबल थी। ये दिखाता है कि रेड सी सिर्फ एक शिपिंग लेन नहीं है, ये ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक क्रिटिकल और एक्सपोज्ड हिस्सा है। तो ये थी बबल मंदेव या कहें रेड सी क्राइसिस की कहानी। एक छोटा सा स्ट्रेट जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन दुनिया को जोड़ती है, लेकिन उतना ही वनरेबल भी बनाती है। एक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। रेड सी, सूज कैनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलाका स्ट्रेट, ये ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं और दुनिया की इकोनॉमी इन चोक पॉइंट पर सांस ले रही है। 21वीं सदी की जंगें सिर्फ टैंक से या सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़ी जाती। ये लड़ाइयाँ होती हैं समुद्र की सतह पर, समुद्र की गहराई में, स्पेस में, साइबर स्पेस में। और ये जंगें ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं होती, लेकिन असर हर जगह होता है। थैंक यू।